एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एकलव्य क्लासेस में। तो आज जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो क्लास है, जो हम क्लास लेने वाले हैं फ्रेंड, आज की क्लास है हमारी बायोलॉजी की क्लास। पार्ट 3, ठीक है। ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट 3 है। आज जो हम क्लास लेने वाले हैं फ्रेंड्स वो है हमारा है सेल ऑर्गेनेल्स की क्लास हमारी चल रही थी पहले से ही। सेल ऑर्गेनेल्स की क्लास हमारी पहले से ही चल रही थी। जो हमारी पहली क्लास थी वो थी सेल्स के बारे में। उसके बाद जो सेल्स होते हैं उसके ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमारी दूसरी क्लास हुई थी। उस क्लास में हमने एज वी नो कि जो हमारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेनली 6 तरीके के होते हैं। 6 टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर मेन। ये हमारे जो 6 सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेन होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट होता है वो हमारा होता है न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, जो लास्ट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतना हम जानते हैं कि ये जो 6 तरीके के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये मेन होते हैं हमारे बॉडी में या हमारे सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियस भी हम जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, लेकिन इसको हमने डिटेल नहीं देखा था। हम बस इतना जानते थे कि अगर हमने प्याज का, ऑनियन का एक एग्जाम्पल लिया था, इसकी मेम्ब्रेन हमने देखी थी। मेम्ब्रेन अगर जो फ्रेंड आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे पीछे के वीडियो को देख लेंगे, वहाँ जाके उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेम्ब्रेन था, उसमें हमने बताया था हेक्सागोनल। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है फ्रेंड, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है और ये एकदम कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं फ्रेंड। और उसी में ये हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये तो हमारे सेल हो गया और ये हमारा क्या हो जाता है, न्यूक्लियस। हमने इतना ही जाना था न्यूक्लियस के बारे में। बाकी अगर मैं बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की करती हूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में हमने, या इसको हम सेमी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसमें हमने देख लिया था ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। इतना काफ़ी हमने जान लिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। इतना काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारे पीसीएस प्री का प्रिपरेशन चल रहा है, पीसीएस प्रीलिम्स का हमारा ये प्रिपरेशन चल रहा है, और इसमें जो साइंस का पार्ट है हम उसको कवर कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पीसीएस की प्रिपरेशन बिना एनसीईआरटी के पॉसिबल नहीं है। तो ये जितने भी सारे कंटेंट्स है फ्रेंड्स, उसको हम आपकी एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं। इसकी तैयारी करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेफिक्र होकर आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक करिए। दावे के साथ कहती हूँ मैं कि आपकी प्रिपरेशन विदिन 4 से 5 मंथ में आप ये देखेंगे कि आपका साइंस का एक एक पॉइंट कवर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम न्यूक्लियस से ले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है, लेकिन थोड़ी बहुत जो ब्रॉड नॉलेज है हम एक बार उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड वो है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस होता क्या है, ये अब तो आप समझ ही गए हैं कि जो भी सेल्स होते हैं उसके सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बाकी जो भी डिटेल्स हैं हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि जो न्यूक्लियस होता है इसको हम कमांड सेंटर भी बोलते हैं, इसको हम कमांड सेंटर भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं हम इसको आगे देखेंगे फर्दर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इन आवर बॉडी विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज अ कमांड सेंटर। आपके पेपर का डिस्कशन भी होगा फ्रेंड, उसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है फ्रेंड, आगे हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज ऑर्गेनेल्स होता है। ये क्या होता है, ये देखने में हमको ये बहुत छोटा लग रहा है, बट द न्यूक्लियस इज अ large organelle that store the cells। मतलब ये एक लार्ज ऑर्गेनेल होता है जो सेल के अंदर स्टोर होता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट इसको बोलेंगे, वो क्या है कि द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल ऑफ द सेल एक्टिविटी। जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इट इज कंट्रोल, न्यूक्लियस कंट्रोल all of the cells activities। मतलब ये न्यूक्लियस ही होता है जो बाकी जो सेल्स की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि अब ये कैसी एक्टिविटीज होती है, ग्रोथ हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, जो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेंड करता है, जो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर करता है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, डीएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इट इज कंट्रोल दैट ऑल्सो। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट ये है, ये जो न्यूक्लियस होता है, विद इन द न्यूक्लियस इज अ स्मॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्या होता है, एक स्मॉलर स्ट्रक्चर भी होता है विद इन द न्यूक्लियस a smaller structure is found which is known as न्यूक्लियोलस। वो न्यूक्लियस था, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ये न्यूक्लियस। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द आरएनए, जो कि जिसका कि पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है, हेल्प्स कन्वे द डीएनए ऑर्डर्स टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स एंड सर्व्स एज द टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इसमें ये एक आरएनए होता है जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसको, और डीएनए जिसको हम डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अभी फिलहाल में आरएनए की बात करते हैं कि न्यूक्लियोलस का जो
जो हाउसेज ऑफ आरएनए होता है वो क्या होता है कि इसको मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प्स टू कन्वे the DNAs for order to the rest of the cell and serves as a template for protein synthesis. फिर आगे हम देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, अमीनो एसिड्स कैसे मिलते हैं, कैसे ये आरएनए आता है, कैसे मैसेंजर आरएनए आता है, कैसे ट्रांसफर आरएनए का यूज होता है, कैसे अमीनो एसिड्स आते हैं, कैसे पॉलीपेप्टाइड्स की चेन बनती है, ठीक है। फिर कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये सब हम जब प्रोटीन सिंथेसिस करके एक टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे। फिलहाल हमको ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या करता है, इसके जो आरएनए होते हैं वो हेल्प करते हैं कि डीएनए जो होता है वो अदर सेल्स को ये वो करता ऑर्डर कर को रीसेट रेस्ट ऑफ द सेल्स को ये ऑर्डर करता है क्या, कि ये जो टेम्पलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस के होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा दूसरा ऑर्गेनेल्स है वो हमारा है राइबोसोम्स। अब हम देखते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। इसके बारे में अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो सिंपली हम ये कहते हैं कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। फाइनली हमने ये देख लिया कि जो प्रोटीन जहाँ पे कंज्यूम होता है वो कौन सा ऑर्गेनेल्स होता है, तो वो राइबोसोम्स होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन के आता है, ये भी अक्सर पूछता है कि विच इज द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ विच ऑर्गेनेल्स इज द प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनेल्स, विच ऑर्गेनेल्स इज द प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनेल्स, तो उसका आंसर होता है फ्रेंड्स राइबोसोम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट composed of two subunits। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है फ्रेंड, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो राइबोसोम्स होता है वो क्या कंपोज करता है, दो सब यूनिट्स को कंपोज करता है। और वो क्या करते हैं, दे कैन बी फाउंड floating freely, मतलब ये मुक्त तरीके से फ्री होके तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। कहाँ पे, इन द सेल्स साइटोप्लाज्म, फ्रीली इन द सेल्स साइटोप्लाज्म, ठीक है फ्रेंड, साइटोप्लाज्म। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो सब यूनिट्स होते हैं दे आर इम्बेडेड विद इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम इसको ये भी कह सकते हैं क्या, कि और इम्बेडेड in the endoplasmic reticulum,
ये फ्रेंड मैं ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हमको पता नहीं है कि यूपीएससी कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के भी वो चलता है, और बाकी जो ब्रॉड लेवल के क्वेश्चन है वो तो है ही। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स के है जिसके कि पार्ट्स जो होते हैं या सब यूनिट्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर में इम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे होते हैं। ठीक, और वो जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में धसे भी होते हैं, और साइटोप्लाज्म में, सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, फ्रीली फ्लोट भी करते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं फ्रेंड, हम ये दोनों ही कंडीशन जो है वो राइबोसोम के केस में अप्लाई करते हैं। ठीक, ये जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि राइबोसोम्स जो होते हैं सिंथेसाइज अ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स मेक आर सिंथेसाइज क्या, अ वैरायटी, synthesize a variety of proteins that are essential to the survival of the cells, that are, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, that are essential to the survival of the cell। ठीक है फ्रेंड, ये वेराइटी ऑफ प्रोटीन्स को क्या करता है, बनाता है राइबोसोम, या सिंथेसिस करता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ द सेल। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है वो क्या है फ्रेंड, बात बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो रही थी, इसलिए जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है वो हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है फ्रेंड, स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, ये होता है, ऐसे करके होता है, इस पे ये सब डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आउटलाइन मैंने बस खींच दिया फ्रेंड, इसमें कुछ ऐसे करके होते हैं, ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ये हमारे पोर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है फ्रेंड, इधर जो होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है फ्रेंड, जो ये इस साइड में होता है, जो इस साइड में होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर का जो साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमारे डॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड, ये जो डॉट्स होते हैं वो होते हैं सिस्टर्नी। ये जो डॉट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ये जो होता है, ये जो गैपिंग होती है, ये जो गैपिंग बनती है फ्रेंड, ये होता है हमारा सिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, और ये जो उस पे ये जो होता है फ्रेंड, ये जो होते हैं, ये जो डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये जो डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर बने, ये हमारे राइबोसोम्स होते हैं, और इनके बीच का जो स्ट्रक्चर, ये डॉट्स के बीच का जो स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टर्नी। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है।
क्या होता है फ्रेंड? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है और शेयर्स करता है ये, इट शेयर्स इट्स मेम्ब्रेन विद दैट ऑफ द न्यूक्लियस। ये अपने जो इट शेयर देयर मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन विथ दैट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है फ्रेंड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाने जाते हैं एंड कुछ जो होते हैं वो सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये स्टडीड विद द राइबोसोम एंड आर इन्वॉल्व विथ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये जो रफ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड इन टू टाइप। द फर्स्ट वन इज ए से मैं इसको डिनोट कर रही हूं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द बी यानी जो सेकंड होता है वो होता है क्या? स्मूथ। ऊपर के स्ट्रक्चर में हमने देखा है, ठीक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है? स्टडीड विथ राइबोसोम। इट इज स्टडीड विथ राइबोसोम। ठीक, एंड इन्वॉल्व with protein manufacture। ठीक, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करते हैं? ये इट सर्व्स एज या टू प्रोड्यूस वाइटल लिपिड। और ये वाइटल लिपिड क्या होता है फ्रेंड? ये होता है फैट। ठीक, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दो पार्ट के होते हैं वो क्या होते हैं? जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनका काम क्या होता है? ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? वाइटल लिपिड का प्रोडक्शन करता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो गोल्गी अपरेटस होगा। ठीक है फ्रेंड, कल की क्लास में हमारा ये सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट बच जाएगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हमारा लास्ट कल 3 बच जाएगा। कल तीनों को हम कवर अप कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ भी कमी या बेसिक कुछ भी अगर लग रहा है आपका कोई सुझाव है, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे, हम आपकी बातों को ज़रूर सुनेंगे। कल हम नेक्स्ट क्लास के साथ आएंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा।